हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो झारखंड बोर्ड के द्वारा सेकेंड टर्म के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया उसका इतिहास, क्लास 12 का इतिहास का सेट 1 दोस्तों, ठीक है। उसका हम लोग सेक्शन डी देखेंगे। जो लॉन्ग प्रश्न है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसको देखने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे, संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताएं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए यहाँ पे कि संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताएं। तो संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो मदद करता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका आंसर। देखिए, यह विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हो गया। 1855-56 में शुरू किया गया, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू ने किया था। इसका नेतृत्व जो सिद्धू कान्हू ने किया था, ठीक है। विद्रोह गतिविधियों के तहत संथालों ने जमींदारों तथा महाजनों के घरों को लूटा, खाद्यान्न को छीना। सरकारी अधिकारियों ने विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके दमन प्रारंभ किया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब समझिए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि 1855-56 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ, और ये विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था सिद्धू कान्हू ने कर रहा था, ठीक है। और ये विद्रोह जो हुआ वो जमींदारों महाजनों के घरों, यही सब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यही सब के लिए स्टार्ट हुआ, और ये सबके घरों में लूटा, खाद्यान्न जो खाने वाले सामान है उसको छीना। सरकारी अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुआ कि दमन प्रारंभ किया, जिससे ये विद्रोह और अधिक उग्र हो गया, और इससे ये विद्रोह और अधिक उग्र हो गया और फैल गया। सिद्धू तथा कान्हू को संथालों ने ईश्वर के भेजे हुए दूत माना, और सिद्धू कान्हू को संथालों ने क्या कि ईश्वर के भेजे हुए दूत मान लिए, ठीक है। और उन्हें विश्वास था कि ये इन शोषण से मुक्ति दिलाएंगे, और ये सभी संथालों को विश्वास था कि सिद्धू कान्हू ही इन शोषण से उसको मुक्ति दिलाने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं कि संथाल अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाला कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए। ये सभी चीज लेकर एकत्रित हुए, ठीक है। अंग्रेजों तथा जमींदारों से धमकी के साथ, अंग्रेज और जमींदार जो थे उसको धमकी के साथ 3 मांगे रखा, ठीक है। वो मांगे क्या था, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि 3 मांगे क्या क्या रखा गया था। तो ये मांगे देखिए यहाँ पे कि उनका शोषण बंद किया जाए। पहला मांग था कि जो मेरा शोषण हो रहा है, संथालों का शोषण हो रहा है, इसको बंद किया जाए। उनकी जमीन वापस की जाए, और जो इसकी जमीन आप लोग कब्जा करके रखे हैं उसको वापस कर दिया जाए। और तीसरा, उनको स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए, और हम लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए, ठीक है। ये संथाल का मांग रखा, संथालों ने मांग रखा। किसके बीच ये जो रखा गया है, अंग्रेजों, जो मतलब कि सरकारी ब्रिटिश रूल थे उसके खिलाफ, ठीक है, जमींदारों से कहा। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और सरकारी अधिकारियों ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो संथाल ने जमींदारों, साहूकारों तथा सरकारी अधिकारियों पर शस्त्र का प्रयोग करने लगा, ठीक है। और शस्त्र का प्रयोग किया, ठीक। और 23 फरवरी 1856 के, ठीक है, 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड, ठीक है, इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर में छपा कि छपा कि मतलब कि ब्रिटिश रूल, मतलब कि अंग्रेज और संथाल के बीच युद्ध हो रहा है, और अंत में संथालों के इस विद्रोह को दमन कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे सभी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में है कि एक राष्ट्रीय शासक
मतलब अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे प्रूफ करना है। तो अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था, चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुआ। और ये जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, उसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। और मुगल वंश की नींव रखी गई, और उसी समय मुगल वंश की नींव रखा गया। मुगल काल, ठीक है, मुगल काल का महान शासक अकबर था, जो अपने कार्यों से महान और राष्ट्रीय शासक बना। जो उसके जो महान शासक, मुगल काल के महान शासक, मुगल में से महान शासक अकबर को ही माना जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य, उनके कार्य भिन्न थे, और वो वही कार्य के कारण उनको राष्ट्रीय शासक बनाया। अकबर को राष्ट्रीय राजा कहा गया था, इसका निम्न कारण है। इसको राष्ट्रीय राजा कहा गया था, इसके निम्न कारण है। क्या क्या है, तो चलिए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे समानता। तो देखिए अकबर जो थे, मध्यकाल के राजाओं में अधिकतर राजा में धार्मिक नीति, मतलब कि उसके जो धार्मिक थे वो धर्म नीति पे ज्यादा रहते थे, ठीक है, और धर्म कट्टरता होता था। सभी अपने अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, और सभी राजा अपने अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते थे। परंतु अकबर इस प्रकार के नहीं थे, परंतु अकबर सभी धर्मों के प्रति समान आदर देता था। परंतु इसके उल्टा थे, सभी धर्म को बराबर हक दिया जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि योग्यता को बल। अकबर जो थे वो योग्यता को बल दिया करते थे, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे कि अकबर पहले की सुल्तान की तरह अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता था, अधिकारी का नियुक्ति करते समय धर्म या रिश्तेदार पर ध्यान नहीं देता था। अकबर धर्म या रिश्तेदार पर ध्यान नहीं दिया करते थे, ठीक है, बल्कि योग्यता को ध्यान में रखा जाता था, और वो योग्यता को ही ध्यान में रखते थे। और अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं कि योग्य शासक कैसे। अकबर सभी विभागों का प्रधान होता था, जो भी उसके पास विभाग था सभी का वो प्रधान अकबर खुद ही हुआ करते थे, ठीक है। और सभी शक्तियों उसके हाथों में ही होती थी, और सब शक्ति उसके हाथों में होता था, परंतु निरंकुश नहीं था, वो निरंकुश नहीं था। वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों में बाधा नहीं डालता था। वह प्रजा के हित के लिए हमेशा तैयार रहता था। अकाल समय, जब अकाल पड़ जाता था तो अकाल समय कर को कम कर देता था, सरकारी अनाज का वितरण जनता में करता था, ठीक है। ये था योग्यता का शासक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ज्ञान पर बल दिया। अकबर ज्यादा पढ़ा, ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने पर भी ज्ञान के महत्व को समझता था। अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी वो ज्ञान के महत्व को समझता था। इसीलिए विद्वानों के लिए इबादत खाना नाम का सभागार खोला था, ठीक है। जो विद्वानों के लिए अकबर जो थे वो सभागार खाना खोला था, ठीक है। तो इसी कारण से अकबर को राष्ट्रीय शासक बनाता है। लास्ट में आप लिख दिएगा दोस्तों कि इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि अकबर राष्ट्रीय शासक था, ठीक है। तो उम्मीद है कि देखिए और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बस 100 वर्ड में ही जवाब देना है, इसलिए हम इतने लिखने का प्रयास किया, ठीक है। आप चाहे तो और इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए। तो इसमें है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि पहला है कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के तरीके को गांधी जी अफ्रीका से ही सीख आए थे, और राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी अफ्रीका से ही सीख के आए थे। और 1915 में भारत आकर अपने दर्शन और विचारधारा से लोगों को प्रभावित करते रहे। उनके आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि उसके क्या क्या सिद्धांत थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहला है कि सत्याग्रह, दूसरा शांति, वो अहिंसा को मानते थे, कल्याणकारी कार्यक्रम किया करते थे, रंग भेद और जाति भेद का विरोध करते थे, और खादी अपनाने, चरखी चलाने
पर बल दिया करते थे। और भी इसमें आप चाहे तो पॉइंट जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें आप जोड़ सकते हैं महिलाओं के प्रति इनका जो व्यवहार था अच्छा था, महिलाओं को प्रधान मानते थे, गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाते थे, अहिंसा को मानते थे, कल्याणकारी कार्यक्रम किया करते थे। और भी आप इसमें तथ्य जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग पॉइंट नंबर 2 है, इससे पता चलेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है। तो चलिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय, रंग भेद नीति और जाति भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। इससे विश्व में काफ़ी लोकप्रियता मिला गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को विश्व में काफ़ी लोकप्रियता मिला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। गांधी जी जो थे अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। वे समाचार पत्र में शासन की बुराई का उजागर किया और उनका मानना था कि इन सभी के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहला लिखेंगे कि यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। फर्स्ट विशेषता क्या है कि यह लिखित, निर्मित और विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट चलिए आगे देखिए अब यहाँ पे कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को दिया गया है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट हम लोग चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय संविधान लचीले, ठीक है, लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। इसमें लचीलापन भी है और कठोर भी है, दोनों ये है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है इसमें, एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है इसमें, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों, ये संविधान की विशेषता में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं लिखें या बताएं, उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि इस प्रश्न आप लिख लिए होंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 19वां कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो ये विभाजन का प्रमुख कारण जो है वो निम्न यहाँ पे है। आप लिख सकते हैं कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारण निम्न है, डैश दीजिए और लिखिए यहाँ पे कि अंग्रेज, देखिए यहाँ पे, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे। इस कारण उन्होंने 1919 में माले मिंटो अधिनियम लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम वर्ग को अलग चुनाव की अनुमति मिली और मुस्लिम इलाके से मुस्लिम प्रतिनिधि की खड़े हो सकते हैं, मतलब कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम प्रतिनिधि भी खड़े हो सकते थे। अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति करो की नीति थी। ठीक है, तो पहला रीजन ये है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पे आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग का उद्देश्य केवल मुस्लिम वर्ग का भलाई और भारत की आज़ादी थी। ठीक है, परंतु 1940 के बाद मुस्लिम लीग के नए अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही लक्ष्य बना दिया, भारत से अलग पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा रीजन यही था दोस्तों विभाजन का। अब तीसरा रीजन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भारत की आज़ादी को लेकर ब्रिटेन, ठीक है, भारत की आज़ादी को लेकर ब्रिटेन से जब भी कोई
प्रतिबंध मंडल, ठीक है, जब भी कोई प्रतिबंध मंडल मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग पर भारत की आज़ादी के रास्ते में बाधा बन जाता। मतलब कि जब भी कोई भारत की आज़ादी के लिए कोई अधिकारी यहाँ पे आते थे, उसके बीच में मुस्लिम लीग जो है कि वो बन जाता था कि पाकिस्तान हमको चाहिए। इसी कारण से भारत अलग हो गया, भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप और पॉइंट इसमें चाहे तो नोट कर सकते हैं कि 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई, ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगा कराया गया, ठीक है, और 70,000 लोगों को एक दिन में ही मौत के बाद घाट उतार दिए गए, ठीक है, घाट उतार दिया गया। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो जो कहने वाले थे कि हम भारत का विभाजन होगा तो हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा, वो लास्ट में मजबूर होकर उनको मानना पड़ा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण यही सब थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको ज़रा सा भी मदद मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए ज़रा सा मेहनत कर दीजिए कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं।